दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। इकोनॉमिक्स का जो 12 क्लास है, इकोनॉमिक्स की जो 12वीं क्लास है, बहुत दिनों से नहीं आई थी। कई लोगों की दरख्वास्त थी कि आनी चाहिए। 11 क्लासें इससे पहले हम देख चुके हैं, यहाँ तक 11 क्लासें हो चुकी थी और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया था। हंसते मुस्कुराते हुए आज अपन इकोनॉमिक्स की क्लास 12 कर लेंगे। और मुझे ये आइडिया था कि 12 क्लास में मैं पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा और मेरा इकोनॉमिक्स अपनी तरफ से कंप्लीट हो भी जाएगा 12वीं क्लास तक आज क्लास में। और इससे जुड़े हुए दोस्तों जो फैक्ट हो, ऐसे होते हैं ना कुछ मिसलेनियस फैक्ट टाइप के, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप वहाँ अपना नोट कर लेना या मैं इसी पीडीएफ में लिख दूंगा। उसको समझाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती, बस वो जो छोटी छोटी फैक्ट है वो मैं लिख दूंगा, इंपॉर्टेंट PYQ टाइप के। बाकी क्लास अपन शुरू करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। जो टॉपिक रह गया था वो रह गया था मुद्रास्फीति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो इन्फ्लेशन होता है वो समझते हैं अपन क्या होता है। देखो, हिंदी में प्यार से समझेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा लेवल कर नहीं पाता हूँ भाई साहब, तो फिर भी मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है ताकि अंग्रेजी मीडियम वाले के छातियों में कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। तो जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब होता है महंगाई। सखी सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो वही महंगाई है जनाब। जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी वो अब चीज़ 20 रुपए मिल रही है साहब, महंगाई हो गई। तो वही चीज़ महंगाई होती है। यानी चाहे सर्विस हो चाहे कोई चीज़ हो, उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, तो उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति। इसका मतलब होता है कि हमारी क्रय शक्ति में गिरावट आ गई। मैं समझाऊँ कैसे? जैसे कोई चीज़ आपको 10 रुपए की मिलती थी और वो चीज़ आपकी अब 15 रुपए की मिल रही है, तो हम 10 रुपए में जो चीज़ खरीद लेते थे वो हम अब 10 रुपए में नहीं खरीद पा रहे। इसका मतलब है हम, क्रय का मतलब होता है खरीदना, शक्ति मतलब ताकत हमारी, तो हमारी ताकत जो है खरीदने की वो कम हो गई, उसमें गिरावट आ गई। हम 10 रुपए के 10 रुपए हैं, तो अब हम वो चीज़ नहीं खरीद पा रहे क्योंकि तो महंगाई बढ़ गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि परचेसिंग पावर में कमी आई है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये होती है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति कई तरह की होती है, 2-3 तरह की होती है, 3 तरह की बेसिकली होती है। पहला जो प्रकार है उसको कहा जाता है इंग्लिश में क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखो भाई साहब, मैंने अंग्रेजी में लिखवा दिया है, नहीं तो सखी सैयाँ तो बहुत ही कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाना तो बहुत अच्छा है ना, पीपली यू करके आमिर खान वाली पिक्चर थी उसका ये। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ऐसे समझ लो कि तुम जब किसी से स्टार्टिंग में प्यार करते हो तो धीरे धीरे करते हो है कि नहीं? तो वही होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। महंगाई तो बढ़ रही है जनाब, लेकिन हौले हौले बढ़ रही है। हौले हौले हो जाएगा प्यार वाला वही वाला है। यानी जो हौले हौले महंगाई बढ़ती है उसको कहते हैं रेंगती हुई, रेंग रेंग के बढ़ रही है साहब, क्रीपिंग क्रीपिंग। स्लोली स्लोली प्यार हो रहा है आनंद के साथ, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो वही सब चीज़ें हैं, मतलब हल्की या मध्यम मुद्रास्फीति, मतलब धीरे धीरे, जहाँ जो कॉस्ट है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, कम दर के साथ बढ़ रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% के साथ बढ़ जाएंगी, महंगाई एकदम 100% हो गई। मान लो 1-2% के हिसाब से बढ़ रही है, उसको कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये एकल अंकीय होती है। एकल अंकीय का मतलब है 1%, 2%। जैसे 1% ऐसे लिखा जाता है तो एक डिजिट आया ना, यानी ये 9% तक हो सकती है, सिंगल डिजिट में बढ़ रही है। 1% बढ़ गई, 2% बढ़ गई, 3% बढ़ गई, सिंगल डिजिट में बढ़ रही है। इसको कहा जाता है एकल अंकीय मुद्रास्फीति यानी रेंगती हुई क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरी जो होती है मुद्रास्फीति का जो अगला प्रकार है उसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन हिंदी में कहेंगे कूदती हुई। अब जो हमारा प्यार करने का तरीका है उसमें थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा है साहब कि नहीं? समझ रहे हो? धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है आपकी मोहब्बत की गाड़ी। तो अब जी है कूद कूद के प्यार हो रहा है। मतलब जब महंगाई बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है भाई साहब, धक धक धका धक कि नहीं? तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। अब हौले हौले प्यार नहीं हो रहा, अब हौले जो है झमाझम प्यार हो रहा है, एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है। तो जब तक हमारी मुद्रास्फीति क्या है वो थोड़ी डबल या ट्रिपल डिजिट में आ गई, मतलब दोहरे या तिहरे अंक में, उसको कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जैसे जो ये थी रेंगती हुई, ये सिंगल डिजिट चल रहा था, 1%, 2%, 3%। ये जो गैलोपिंग है, कूदती हुई है, ये डबल डिजिट में चल रही है, यानी 20%, 25%, 15%। ये 2 डिजिट हो गए ना, दो
1 और 5 दो डिजिट हो गए, तो ये या तो डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में चलेगी। और इस तरीके की जो परसेंटेज वाइज वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो होती है आपकी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ओके, ये दोनों समझ ली। अगला जो तीसरा टाइप होता है उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। मतलब इतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति यानी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। धुआं उड़ गया भाई साहब, धुआं। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा हाइपर हो गया एकदम। महंगाई की जो है आपने लंका लगा के रख दी, इतनी महंगाई बढ़ गई कि धुआं ही मच गया भाई साहब। इतना प्यार हो गया कि समेटे समट नहीं रहा, जवानी निकल निकल के फूट रही है, उसको कहा जाएगा अति मुद्रास्फीति। और ऐसा 1920 के दशक में जर्मनी में हुआ था कि इतना प्यार हो गया था कि महंगाई से कि लौट के नहीं आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन, धुआं ही मच गया साहब। इतना बढ़ जाएगा 1 ट्रिलियन% तक महंगाई बढ़ गई भाई, अरबों अरबों डॉलर का चेंज आ गया कीमतों में, तो वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, और भी कुछ तरह के टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के। 2 टाइप होते हैं, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन को हिंदी में भी कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति ही कहा जाता है हिंदी में भी। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में एक अंतर है। क्या अंतर है? कोर जो मुद्रास्फीति है उसमें 2 चीज़ें शामिल नहीं होती, एक खाना पीने का सामान और एक ऊर्जा का सामान। यानी खाद्य पदार्थों की महंगाई और एनर्जी सेक्टर की महंगाई कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं होती। लिखा भी है कि कोर इन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई तो पूरी जितना भी कीमतों में चेंज आ रहा है वो सब इसमें चेक किया जाएगा, लेकिन खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़कर, यानी खाद्य और एनर्जी की चीज़ें कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं होती। जबकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है इसमें खाद्य और ऊर्जा शामिल होती है। तो अलग अलग तरह के जितने भी इन्फ्लेशन थे वो आपने समझ ली है। फिर से एक बार समझा रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। इन्फ्लेशन क्या है? जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको कहते हैं, महंगाई बढ़ने को कहते हैं मुद्रास्फीति। ये कई तरह की होती है। पहली थी क्रीपिंग, जब धीरे धीरे महंगाई बढ़े, सिंगल डिजिट में बढ़े, उसको कहते हैं रेंगती हुई यानी क्रीपिंग। जब डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में बढ़ जाए उसको कहते हैं कूदती हुई यानी गैलोपिंग। फिर जब हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार मत करना हो जाए, धुआं ही मच जाए, तो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति। कोर इन्फ्लेशन क्या है कि जब खाद्य और ऊर्जा वाली चीज़ों को छोड़कर बाकी सबकी कीमतों में चेंजिंग देखी जाए उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है कि जब आप खाद्य और ऊर्जा की भी चीज़ें ऐड कर लो उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। सारी चीज़ें इन्फ्लेशन की समझ में आ गई। अब कुछ टर्म्स होते हैं वो देखो। आप ये जो इतना कथा लिखी हुई है उससे आप पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, मैं आपको हिंदी में प्यार से समझा रहा हूँ तब आपकी समझ में आएगी। अगली चीज़ होती है स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन? ठीक है, स्टैगफ्लेशन ऐसा है कि कोई तुमसे प्यार भी करता है और कोई तुमसे नफरत भी करता है। मतलब एक इंसान तुमसे मोहब्बत भी कर रहा है, वही इंसान तुमसे नफरत भी कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी उसको कुछ आदतें अच्छी लगती हों और तुम्हारी कुछ आदतें उसे ख़राब लगती हों, तो कुछ हिस्सों से उसे प्यार है, कुछ हिस्सों से तुमसे नफरत है। तो ऐसा ही होता है स्टैगफ्लेशन, जब कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हों। जैसे महंगाई भी है, मुद्रास्फीति खूब बढ़ रही है और बेरोजगारी भी संग में चल रही है, मंदी भी संग में आ जाए। ठीक है, ये आर्थिक स्थिरता गलत लिख गया है, आर्थिक अस्थिरता होना चाहिए, तो चलो इसको हटा ही देते हैं। लो जनाब, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ आप समझ लो जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। आपकी इन्फ्लेशन भी संग चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी संग चल रहा है, मंदी भी एक साथ हो रही हैं, और इस प्रकार की सिचुएशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। आपको दोस्तों बहुत गहराई में नहीं जाना, आपको प्रोफेसर तो बनना नहीं है इकोनॉमिक्स का, आपको पेपर सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन आए कि स्टैगफ्लेशन क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस वगैरह में कि जब मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मंदी एक साथ चल रही होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में होंगे स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन। तो जब सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, तो यानी इस तरह को प्रबंधन करना कठिन होता है स्टैगफ्लेशन का।
और ऐसा अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ है, कई बार हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में ये 1970s में हुआ था, जब तेल की कीमतों में अचानक से बदलाव हुए थे। ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ गई थी अचानक से, तब अमेरिका और ब्रिटेन में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। ओके, अगला जो टर्म होता है उसको कहते हैं डिफ्लेशन, हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। हिंदी समझ नहीं पाओगे इसलिए मैंने इंग्लिश समझने की कोशिश करो। ये अवस्थिति पपस्थिति में कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश देखो, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? ये इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। ये जो हमारी इन्फ्लेशन है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है, उस उल्टे को कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि डिफ्लेशन क्या है? उसका उल्टा है। इसका मतलब ये है कि जो कीमतें बढ़ने की बजाय कीमतें घट रही हैं, गिरावट आ रही है। जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी अब वो 40 रुपये में मिल रही है, उसको कहा जाता है डिफ्लेशन। अपस्फीति ये मुद्रास्फीति का विलोम है, प्रतिलोम है। इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ रही है। ठीक है, ठीक है जनाब। ओके, ये थोड़ा यहाँ हल्का सा टाइपिंग एरर हो गया, मैं सही कर दूँ। ये 0% तक होना चाहिए था, 0% तक, 0% तक गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। 0% तक गिर जाती है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति जो दर है, वो 0% तक गिर जाएगी। यानी अभी तक पिछले में क्या था कि बढ़ रही थी, भले ही धीरे धीरे बढ़ रही हो, रेंग रेंग के बढ़ रही हो या कूद कूद के बढ़ रही हो, और इस बार तो डाउन हो रही है। और ये डाउन होना क्या कहलाता है? डिफ्लेशन। 0% तक आएगी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी, मतलब 0 से नीचे नहीं गिरेगी। यहाँ ये वाली बात लिख लो, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ये बात यहाँ मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, तो मैंने यहाँ साथ में लिख बा दी कि ये कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या चीज़? ये डिफ्लेशन कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि ये 0% तक डाउन हो सकती है। महंगाई जो डाउन हो रही है वो 0% तक डाउन हो जाएगी, लेकिन डिफ्लेशन में वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये चीज़ भी समझ ली। और जब इतना बुरा बुरा दौर जापान में भी आ चुका है, 1990s के दौर में जापान में ये दौर देखने को मिला था, इससे मंदी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं। इसके बाद अगला जो टर्म होता है उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। हो गड़बड़ हो गई यार, ये मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, मैं खुद ही हो गया। ये डिफ्लेशन है और ये डिसइन्फ्लेशन है। ये जो ये वाला पॉइंट था ना, वो इसके लिए था, तभी मैं कहूँ यार मैं लेसन लिखना भूल गया, सॉरी, इसको बिगाड़ देना, गड़बड़ हो गई, सॉरी। ये वाला पॉइंट इसके लिए होता है कि जब मतलब ये दोनों सेम है, जो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन सेम है, बस एक अंतर इसमें यही है 0% वाला। ठीक है, यहाँ यानी इसका मतलब है ये सब कुछ सही लिखा हुआ था, वही मैं कहूँ कि ये क्यों यहाँ नहीं लिखा है। तो एक बार ये सही हो जाएगा अपने आप ही, देखना ऑटोमेटिक रिकरेक्ट हो जाता है, हो गया। तो ये तो आपने दोस्तों जो डिफ्लेशन समझा था वो यही था कि आपकी जो मुद्रास्फीति है उसी का उल्टा है, ये कीमत में गिरावट आ रही है और ये 0% से नीचे जा सकती है, मतलब ये ऋणात्मक हो सकती है, 0% से नीचे जा सकती है। और ये जो डिसइन्फ्लेशन है ये आपकी 0% तक जाएगी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये बात इसमें लिखनी थी, सॉरी, यहाँ लिख लो, यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। यार ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, हालांकि मेरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताने में आपको मिस्टेक कर गया। डिफ्लेशन जो है वो 0% से नीचे गिर जाती है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन है ये 0% तक रहेगी, 0% से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यह ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ये जो डिफ्लेशन है ये 0% से नीचे गिर जाती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, अर्थात यह ऋणात्मक हो सकती है। दोनों चीज़ हमने को क्लियर कर दिया, यह ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर हो गया ना? देखो, आपको एग्ज़ाम पास करना है, प्रोफेसर नहीं बनना, तो डिफ्लेशन जो है वो ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन ऋणात्मक नहीं हो सकती। बाकी दोनों चीज़ें सेम होती हैं,
बहुत कीमतें गिर रही हैं लगातार, उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन दोनों सेम है, बस एक यही पॉइंट का अंतर है। ठीक, अब आपको एक ये नोट याद करना है। ये नोट ऐसा है कि आपको समझना नहीं है, बस याद कर लेना, कुछ भी नहीं खोपड़ी लगाना, बस याद कर लेना। ये देखो, ये जो अपस्फीति है डिफ्लेशन, और ये अविस्फीति है डिसइन्फ्लेशन, इन दोनों में एक अंतर आपको बस समझना है कि जो अपस्फीति है यानी ये वाली डिफ्लेशन, यहाँ मैं इंग्लिश भी लिख दूँ साथ में, इसको कहते हैं डिफ्लेशन। डी स्पेलिंग क्या होती है, DEFLATION। और ये जो अविस्फीति होती है वो होती है डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। इसका आपको ये नोट बिना किसी दिमाग लगाए याद कर लो। IAS में आया हुआ स्टेटमेंट है कि डिफ्लेशन कीमतों में गिरावट है, जबकि डिसइन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है। ठीक है, इसको मैं समझा सकता हूँ लेकिन आपको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कीमतों में गिरावट का मतलब होता है कि कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी वो 80 रुपये मिल रही है, तो वो हो जाएगा डिफ्लेशन। और जो ये डिसइन्फ्लेशन है वो है कि पहले हमारी जो मुद्रास्फीति दर थी वो 8% थी, जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 8% थी, अब वो गिर के 6% हो गई। तो ये जो परसेंटेज वाइज चीज़ में गिरावट आती है उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, और जो कॉस्ट में गिरावट आती है उसको कहते हैं डिफ्लेशन। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये रटा रटाया स्टेटमेंट है, रट लेना। ओके, अगला देखो, अगला होता है रिफ्लेशन। खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, ये मस्त एकदम पागल हो जाओगे रट, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपके। रिफ्लेशन क्या चीज़ है? रिफ्लेशन क्या होता है, वो ये कि जैसे मान लो कोई कंपनी है या कोई भी है, वो जानबूझ के अपनी कीमतों में उतार चढ़ाव कर रहा है, जानबूझ के, उसको कहते हैं रिफ्लेशन। बस इतना ही है। अगर किसी भी कारण से जानबूझ के कीमतों में कोई चेंज किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेशन। सीधा सीधा खेल है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, जो सरकार होती है, जो नीति निर्माता है सरकार, वो कभी कभी कीमतों में जानबूझ के चेंज करती है। या तो सरकारी खर्च ज़्यादा हो रहा हो या ब्याज वगैरह कम आ रही हो, तो वो जानबूझ के कीमतों में चेंज करती है और उसको रिफ्लेशन कहा जाता है। हिंदी इतनी खतरनाक है कि आप पागल हो जाओगे। संस्फीति अपस्फीति, इसलिए इंग्लिश में ही समझो। रिफ्लेशन क्या चीज़ है? जब आप जानबूझ के किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट में बदल रहे हो, उतार चढ़ाव ला रहे हो, उसको कहते हैं रिफ्लेशन। जानबूझकर रिफ्लेशन, इसका सिर्फ एक ही वर्ड है, जानबूझ के। जानबूझ के महंगाई बढ़ा दी, घटा दी सरकार ने, उसको कहा जाएगा रिफ्लेशन। ठीक, अगला एक वर्ड होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि देखो, जो ज़िंदगी हमारी चल रही है उसमें कभी तो अचानक से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कभी अचानक से बुरी बुरी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो होता है स्क्यूफ्लेशन। जैसे मतलब जो इकोनॉमी हमारी है इंडिया की या कहीं की भी, उसके कुछ सेक्टर में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए कि महंगाई है, कुछ सेक्टर में आपको हो सकता है इन्फ्लेशन देखने को मिल जाए। इन्फ्लेशन कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रही है लेकिन कुछ सेक्टर में देखने को नहीं मिल रही है, यानी कहीं कहीं मुद्रास्फीति है और कहीं कहीं नहीं है। ठीक है, उसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। यानी ओवरऑल मुद्रास्फीति पूरे हिंदुस्तान में एक साथ महंगाई नहीं देखने को मिल रही, कुछ चीज़ें महंगी हो रही है, कुछ चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं, उसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलती है। मतलब विषमता का मतलब है कि एक साथ महंगाई नहीं बढ़ रही, कुछ चीज़ों में बढ़ रही है, कुछ चीज़ों में नहीं बढ़ रही। अर्थात कुछ क्षेत्रों में आपको भारी मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी, खूब सारी महंगाई है, और कुछ क्षेत्रों में आपको मुद्रास्फीति की अनुपस्थिति देखने को मिलेगी, मतलब महंगाई है ही नहीं, आपको मुद्रास्फीति देखने को मिल नहीं रही। तो कुछ क्षेत्रों में है, कुछ क्षेत्रों में नहीं है, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने इसमें कि हो सकता है आपको जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, उसको जीने के खर्चे में वृद्धि आ जाए। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है इसलिए खर्चे बढ़ गए, लेकिन आपकी जो घर था उसकी कीमत में गिरावट आ जाए। मतलब समझे, जैसे जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? मान लो आपके पास कार है, आपको ज़िंदगी जीने के लिए कार चाहिए, तो कार की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन जिस आप घर में रह रहे हो या आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो घर की कीमत घट गई, गिरावट आ गई। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग गिरावट या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेक्शन। ये अलग अलग सेक्टर के हिसाब से चलता है।
अलग अलग सेक्टर। ठीक है, ये जो रिफ्लेशन था ये जानबूझकर था, जानबूझकर वाला, ऐसे याद करना। स्क्यूफ्लेशन क्या है, अलग अलग सेक्टर। अब एक और होता है ग्रीडफ्लेशन। ये क्या है, ग्रीडफ्लेशन? तो ये एक इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रीड। ग्रीड माने क्या होता है, ग्रीड माने होता है लालच। इंग्लिश में ग्रीड को वो इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं और ग्रीड को हिंदी में लालच कहा जाता है। लालच का मतलब होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी या कोई कॉरपोरेट सेक्टर लालच की वजह से अपनी चीज़ों की, अपनी प्रोडक्शन की महंगाई को बढ़ा देता है ताकि कंपनियां लाभ कमा सकें। इस तरह की महंगाई को कहते हैं ग्रीडफ्लेशन। कंपनियों ने लालच की वजह से महंगाई बढ़ा दी, अपना प्रोडक्ट महंगा कर दिया, उसको कहा जाता है ग्रीडफ्लेशन। ठीक है, ऐसा लोग करते हैं। मान लो 100 रुपये की कोई परफ्यूम आता था, कंपनी ने सोचा कि महंगाई बढ़ा देते हैं, लोग परफ्यूम तो लगा ही रहे हैं, वो परफ्यूम 150 रुपये का कर दिया और फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को शौक है। तो वो क्या कहलाता है, ग्रीडफ्लेशन। अगला होता है श्रंकफ्लेशन। श्रंकफ्लेशन क्या चीज़ है? श्रंकफ्लेशन दोस्तों ऐसा है कि मान लो पार्ले जी का बिस्कुट 10 रुपये का आता है, 5 रुपये का आता है पार्ले जी का। 5 रुपये के बिस्किट में 10 बिस्किट निकलते थे। अब क्या हुआ, महंगाई इस तरह से बढ़ाई कि बिस्किट तो 5 ही रुपये का है, लेकिन उसमें जो पहले 10 बिस्किट मिलते थे उसकी जगह 8 कर दिए। साइज़ जो है छोटा कर दिया, कॉस्ट छोटी नहीं करी। ये ग्राहकों को चूतिया बनाने की स्कीम होती है। लोगों को ये भी ना लगे कि महंगाई बढ़ रही है और सच में महंगाई बढ़ भी जाए। इसको कहते हैं श्रंकफ्लेशन। ये छुपी हुई मुद्रास्फीति है, आपको दिखाई नहीं देगी ऐसी महंगाई, क्योंकि बिस्किट तो 5 रुपये का ही दिख रहा है आपको, भले ही उसके अंदर क्वांटिटी कम कर दी। ठीक है, यानी ग्राहकों को चूतिया बनाने के लिए होता है और उनको रियलिटी में असंतोष मिलता है ग्राहकों को। भाई अगर आपने 10 बिस्किट की जगह 8 बिस्किट दिए तो ग्राहक को तो असंतोष होगा ना, लेकिन ग्राहक को ये पता भी नहीं चलेगी कि महंगाई बढ़ गई। तो ये छुपी हुई मुद्रास्फीति है। ये एक तरह से जो कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसके स्टिकर मूल्य जो उस पर लिखा होता है ना, उसको एवरेज बनाए रखने के लिए है। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये का तब भी दिख रहा था और 5 रुपये का अब भी दिख रहा है, भले ही उसमें बिस्किट कम कर दिए हों। उदाहरण भी मैंने यही लिखा है कि 5 रुपये के पार्ले जी में 10 बिस्किट निकलते थे, अब 5 रुपये के पार्ले जी में 8 बिस्किट निकलते हैं। और इस तरह की छुपी हुई महंगाई कहलाती है श्रंकफ्लेशन। ठीक है, ये समझ ली। इस तरीके से दोस्तों पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बस एक चीज़ और बताऊंगा। कुछ इंडेक्सेस होते हैं, मूल्य सूचकांक कहते हैं। एक होता है WPI और एक होता है आपका CPI। इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल को इंग्लिश में कहेंगे थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो CPI इसको कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी यहीं पर। ठीक है, समझो। इसकी PDF हम भेज देते हैं। इकोनॉमिक्स वाली हमने सारी PDF भेजी है, ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया तो कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च कर लो बी ऑफिसर, मेक ऑफिसर्स, वहाँ इसकी पूरी कंप्लीट PDF मिल जाती है। आपको आराम से समझ लेना, देख लेना, याद कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो WPI है, थोक मूल्य सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय। जो जारी है करता है वो करता है वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, और जो CPI है, उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको जो जारी करता है वो सांख्यिकी मंत्रालय करता है, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, सांख्यिकी मंत्रालय। ओके, तो ये भी आपने समझा। एक डिफरेंस तो ये है। एक डिफरेंस और है, क्या है कि जब थोक में कोई थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें सर्विस ऐड नहीं होती, सेवाएं इसमें शामिल नहीं है, सेवा इसमें शामिल नहीं है। तो ये बात लिखो, WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती, सेवाएं शामिल नहीं होती। ठीक है, और जो ये है CPI, इसमें सेवाएं शामिल होती हैं। बस एक ये अंतर होता है कि ये इसमें जो किया जाता है, इसमें वस्तु
अकेले वस्तु का किया जाता है। कोई चीज़ है उसकी उसके मूल्य का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन जब सीपीआई है इसमें किसी वस्तु का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कीमत का, और सेवा का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो लिखो इसमें सेवा शामिल होती है, इसमें सेवा शामिल होती है। ये एक बेसिक अंतर है। और क्या क्या दोस्तों अंतर है, देखो एक अंतर और है छोटा सा, क्या है जनाब, ये सीपीआई कई तरह के होते हैं, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। एक होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है सीपीआई फॉर ये लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, और एक होता है सीपीआई फॉर रूरल लेबर। इंडस्ट्रियल वर्कर वो कौन है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। एग्रीकल्चर लेबर कौन है, जो एग्रीकल्चर यानी खेती में, लेबर यानी मजदूरी, खेती में मजदूरी करने वाले वो लोग। एक होता है रूरल लेबर, रूरल मतलब ग्रामीण, रूरल माने होता है ग्रामीण, लेबर मतलब मजदूर, तो गांव में जो लेबर वगैरह लगे होते हैं वो। तो ये तीन तरह का जो सीपीआई है, इसको जो जारी करता है वो करता है, कौन जारी करता है, इन तीन तरह का जो सीपीआई है वो जारी करता है श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। ठीक है, श्रम मंत्रालय इसको जारी करता है, इन तीन तरह के सीपीआई को। अब एक चौथा सीपीआई और होता है, उसको कहते हैं सीपीआई जॉइंट, सीपीआई जॉइंट। जॉइंट का मतलब है जो गांव का भी है शहरों का भी है, तो इसको ग्रामीण और शहरी दोनों कहा जाता है। सीपीआई जॉइंट का मतलब होता है ग्रामीण और शहरी। और ये कौन जारी करता है, ये जो जारी करता है दोस्तों उसको कहा जाता है एनएसओ, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और एनएसओ सांख्यिकी मंत्रालय के अंडर में काम करता है, इसलिए अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो सांख्यिकी मंत्रालय है, और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा विभाग जारी करता है तो एनएसओ है। इस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और पीवाईक्यूज़ वगैरह हैं, वो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा इसमें, बिल्कुल भी टेंशन मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सारे, क्योंकि उसमें कुछ समझना समझाना है नहीं है। बाकी इतनी कथा है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो, रिवीजन होगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोबारा से। इन्फ्लेशन क्या था कि अगर महंगाई बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, तो वो हो गया इन्फ्लेशन। फिर ये इन्फ्लेशन की टाइप्स रैंकती हुई, जब हमारी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में बढ़े। फिर कूदती हुई यानी गैलोपिंग, जब इन्फ्लेशन हमारी डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में बढ़े। हाइपर मतलब इतनी बढ़ जाए कि धुआं ही मच जाए, 1 ट्रिलियन% तक बढ़ जाए, ठीक है, जैसा कि जर्मनी में हुआ था। फिर ये कोर इन्फ्लेशन, तो ऐसी इन्फ्लेशन जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं। फिर ये हेडलाइन, जिसमें खाद्य और ऊर्जा भी शामिल है। ठीक, स्टैगफ्लेशन क्या है, जब कई सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मंदी, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब एकदम स्टैग हो गया, सब कुछ एक साथ आ गया सर, कहते हैं ना परेशानी आई तो छप्पड़ फाड़ के आई, बस वही सब स्टैग हो गया सब कुछ। फिर ये डिफ्लेशन कि साहब ये इन्फ्लेशन का उल्टा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये इतना उल्टा है कि हम इतनी कीमतें डाउन हो रही हैं कि ऋणात्मक तक जा सकती है गिरावट, नेगेटिव मतलब 0% से भी माइनस में जा सकती है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, 0% से नीचे। ओके, जो अगला था डिसइन्फ्लेशन, ये भी इसका मतलब होता है कि कीमतें जो है गिर रही हैं लेकिन 0% से नीचे नहीं जाएंगी, ऋणात्मक नहीं होंगी, वो हो गया डिसइन्फ्लेशन। ये एक मैंने आपको फैक्ट दिलवाया था बस रटने के लिए कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन वो होता है जो कीमतों में गिरावट होती है, और डिसइन्फ्लेशन वो होता है जो रेट में यानी मुद्रास्फीति जो दर होती है 5%, 6%, ये परसेंटेज वाइज जो गिरावट होती है उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, और पैसों में जो गिरावट आती है उसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो ये बस एक रटा रटाया फैक्ट है जो याद कर लेना। बाकी रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन मतलब जानबूझ के कीमतों में उतार चढ़ाव किया जा रहा है, तो वो होता है रिफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन ऐसा है कि आपको कुछ क्षेत्रों में आपको मिलेगा कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ क्षेत्रों में दिखेगा कि महंगाई घट रही है, तो कुछ कुछ क्षेत्रों के हिसाब से जो चीज़ बढ़ती हैं उसको कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। फिर ग्रीड मतलब लालच, लालच की वजह से अगर कंपनी महंगाई बढ़ा दे तो उसको ग्रीडफ्लेशन। श्रंकफ्लेशन मतलब वही पार्ले जी वाला बिस्किट कि महंगाई छिपी हुई है, दिख नहीं रही, ग्राहकों को समझ में नहीं आ रहा, 5 रुपये का बिस्किट वाला एग्जाम्पल था पार्ले जी वाला। फिर ये WPI और CPI में अंतर बता दिया।
WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। CPI सांख्यिकी मंत्रालय जारी करता है। WPI में सर्विसेज जो हैं वो शामिल नहीं होती, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। CPI में सेवाएं शामिल होती हैं। CPI 4 तरह का होता है, जिसमें से CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर और CPI फॉर रूरल लेबर। ये चारों के चारों श्रम मंत्रालय के तहत जारी किए जाते हैं। और श्रम मंत्रालय में भी अगर बात की जाए तो श्रम ब्यूरो जारी करता है। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं तो श्रम ब्यूरो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करता है। बाकी CPI फॉर जॉइंट जो ये दोनों हैं, ग्रामीण शहरी वाला, ये NSO यानी सांख्यिकी मंत्रालय जारी करता है। इस तरीके से पूरा इकोनॉमिक्स हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए SBI की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर की गई थी। PDF इसकी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। शुक्रिया।